ठीक है, ओके। तो आपको पूछा जाएगा कि क्यों एडजॉर्प्शन जो है उसका जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है। आपको पूरा एंटायर प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों कैसे आपको ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा वहां पे ना। आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज रिस्पॉन्डेंस टू दिस इज नेगेटिव, बिकॉज प्रोसेस से एंट्रोपी घट रहा है तो डेल्टा इज नेगेटिव। सो द एंटायर प्रोसेस अगर मैं पूरा चेक करूं तो यहाँ पे ये पूरा एंटायर पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एच हैज टू बी नेगेटिव सो दैट द सम इज अ हाई नेगेटिव। क्लियर है? इसको नेगेटिव होने के लिए मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये रीजन है बीटा एडजॉर्प्शन के लिए। अब हम आपको लेके चलती हूँ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। कितने टाइप का एडजॉर्प्शन होता है उसमें चलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन एंड अनदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। उसमें चलते हैं, फिर प्रैक्टिस देख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लास नहीं हो पाएगा फ्रेंडलिक ग्राफ जो है ये मैं रब करने जा रही हूँ। कल किस किसका जे मेंस है बच्चा? कल कौन कौन बच्चे जो है जे मेंस देने जा रहे हो यहाँ पे जो प्रेजेंट हो अभी? कल किसी का नहीं है? कल मुद्दित का। हाँ मुदित का है, मुदित का है। मुदित आज एब्सेंट है शायद, मेरे ख्याल से आज नहीं आया है, उसको मैंने कहा भी था। बट थोड़ा सा मुझे कोई बात नहीं, अगर हो सके तो क्योंकि आज भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कल पेपर है तो आज रिलैक्स होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आज कोई न्यू वाला नहीं करके ना उसी को थोड़ा थोड़ा करके ये कर लेना चाहिए। आज तो थोड़ा स्ट्रेस वाला दिन होता है ना। वजह तुम्हारा कब परसों है? मेरा फ्राइडे है। आप फ्राइडे को है तो अच्छा ठीक है, उसके बाद है। ठीक है, और अंकित का कब है पेपर? मैम 25 को। तुम्हारा 25 को है, 25 को है मतलब परसों है बेटा। यस मैम। परसों है, परसों है। और बाकी अमन अमन कुमार तो भी एंटर कर रहा है। अमन कुमार तो भी एंटर कर रहा है। और बाकी बाकी कौन कौन? हिमांशी दे रही है क्या जे मेंस? ज्योति दे रही है जे मेंस, मुझे लग रहा है ज्योति तो हाँ दे रही है। मानवी तुम्हारा कब बेटा? मानवी नहीं प्रेजेंट शायद, मुझे लग रहा है। मानवी है क्या? नहीं मानवी नहीं है। जो बच्चे अभी जोर शोर से लगे हुए हैं ना जे मेंस के लिए, तो ये उनको थोड़ा बाद में आप सब ना रिकॉर्डिंग दे देना। आज आए नहीं है, काफी बच्चे नहीं आए हैं आज, सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं? फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, आप सबसे बेस्ट होता है कोई भी चीज को लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए ना आप उसका डिफरेंस के उसमें चले जाओ, कॉलमनर फॉर्म में पढ़ लो, वो इजीली लर्न होता है। क्लियर ना? तो दो टाइप होता है, टू टाइप्स। फिजिसॉर्प्शन, ठीक है, एंड केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, ठीक है। फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को कंबाइनिंग जब बोलते हैं हम, तो दिस इज फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा हम चलते हैं ये चीज है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया है, हियर इज अ सरफेस, इसके ऊपर ये एडजॉर्बेंट है, दिस इज द एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर एडजॉर्बेंट को आके चिपक जाना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसे फ्लो कर रहा है, गैसेस है, ये फ्लो कर रहा है। और क्या हुआ, जैसे ही सरफेस को देखा और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, तो जैसे ही ये खींचते हैं पार्टिकल्स को, पार्टिकल क्या होता है, अगर वो इजीली लिक्विफेबल गैसेस वगैरह होता है तो वो आके यहाँ से चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पे चिपक जाता है, यहाँ पे आके चिपक जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। अच्छा, फिजिसॉर्प्शन का मतलब होता है जब सब्सटेंस आके चिपकता है, अगर वो वेंडरवेल फोर्स से जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहते हैं फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। दैट मींस वेंडरवेल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है,
यहाँ पे वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, हल्का फोर्स है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो हल्के फोर्स से जुड़े रहते हैं। जो दो सरफेस होते हैं ना, एक सरफेस और एक एडजॉर्बेंट पार्टिकल जो होते हैं, वो हल्के फोर्स मतलब वेंडल फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दैट मींस यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, क्लियर है। यहाँ पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिसॉर्प्शन में, ठीक है। पूरा रिएक्शन चलता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ना कि फ्लो होते 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 चिपक जाना, दिस इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। कोई स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट चिपक जाना, वेंडल फोर्स से चिपक जाते हैं, दिस इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड पॉइंट क्या होता है, दिस इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं कि इसके ऊपर उसी को आके चिपकना है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे कोई भी गैस जा रहा है, CO कार्बन ऑक्साइड जा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, अमोनिया जा रहा है, वाटर वेपर जा रहा है, हाइड्रोजन गैस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो थोड़ा बहुत चिपक ही जाता है। स्पेसिफिक नहीं है कि एक सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर गैस को ही आके चिपकना है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। यहाँ पे कोई फ्लो हो रहा है गैस, आके चिपक जाना, दैट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। एक सरफेस के ऊपर CO2 गैस भी चिपक सकता है लिक्विफेबल कंडीशन में, और एमोनिया गैस भी आके चिपक सकता है। सो दिस इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, एमोनिया हो गया, H2 हो गया, ये सारे जो है एडजॉर्ब्स इन अ मेटल सरफेस। एडजॉर्ब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दे गेट्स adsorbed in a metal surface to some extent। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा चिपकना है, कहीं पे थोड़ा चिपकता है, कहीं पे ज्यादा चिपकता है, कहीं पे थोड़ा एडजॉर्ब होता है, कहीं पे ज्यादा एडजॉर्ब होता है। बट मेटल सरफेस अगर है तो ये जो सारे गैसेस हैं इसमें से हो सकता है एक आध गैसेस चिपक जाए या एडजॉर्ब हो जाए। दैट मींस नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गैस जा रहा है तो इतना ही उसको इतना अमाउंट ही चिपकना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। बट दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब है यहाँ पे कौन से गैस कौन से मेटल सरफेस के आके चिपकेगा, दैट इज स्पेसिफिक। जरूरी नहीं है कि कोई भी गैस आता है और चिपक जाता है और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस पॉइंट इज हाईली स्पेसिफिक। दैट मीन्स ऑक्सीजन आके मेटल सरफेस के ऊपर चिपक के ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का मतलब होता है प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनता है। दैट मींस ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन मेटल सरफेस। यू कैन राइट हियर मेटल सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड बनता है, क्या वो ऑक्साइड का मतलब क्या ऐसे ही आके चिपक जाता है क्या? नहीं, प्रॉपर पहले आके वो एब्जॉर्ब होता है, फिर केमिकल बॉन्ड बनता है उनके बीच में। तो दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड दिस इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब गैसेस फ्लो कर रहा है तो चिपक गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। काफी सारे इसमें पॉइंट तो होता है, मैं जितना हो सके आपको बता देती हूँ। पॉइंट तो काफी कुछ होता है इसमें। अरे हमारा केमिकल काइनेटिक्स अभी तक हुआ नहीं है ना, केमिकल काइनेटिक्स हमने रिवाइज तो करा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको बता दिया मैंने। थर्ड इज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। राइट डाउन,
रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब है गैस जा रहा है, चिपक गया, कुछ एक देर के बाद अगर वो थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ा तो फिर वो निकल के चला गया। प्रोसेस रिवर्स हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि बल्क फेनोमेनन नहीं है, सरफेस फेनोमेनन है, तो इजीली रिवर्सिबल होता है प्रोसेस यहाँ पे। सो फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एंड थर्ड, नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। आप इसे कह सकते हो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक बार अगर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया तो ऑक्सीजन फिर निकल के बाहर नहीं जाएगा, ऑक्साइड बन के वहां पे लेयर जम जाएगा, पूरा ऑक्साइड लेयर। सो दिस इज इरिवर्सिबल। 4th पॉइंट पे चलते हैं। नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए अगर फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्टिवेशन एनर्जी होगा तब जाके वो आके चिपकेगा। ऑटोमेटिकली वो सरफेस के ऊपर अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं, तो वो आके वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस। सो दिस इज, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एंड 5th पॉइंट, यहाँ पे जो आपको पता है दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होता है। अभी आपको मैंने बताया एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। बट फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो एंटायरली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक that means decreases on increase of temperature, decreases with increase in temperature। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोसेस घट जाएगा, एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, इनवर्स रिलेशन दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, केमिस्ट ऑप्शन में फर्स्ट एंडो देन एक्सो। टाइम कितना हो गया कि बच्चे आने लगे हैं। ये आपको खत्म करा देती हूँ मैं। ये जो टॉपिक है आपका फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना हमारा। फिर कमिंग क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगी ग्राफ के बारे में। चलेंगे ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, क्या 1 मिनट, चलो ठीक है, ओके। ये एक्सोथर्मिक होता है, बट ये क्या होते हैं केमिस्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंडो देन एक्सो। फर्स्ट एंडो देन एक्सो। पहले कुछ टाइम के लिए, एंडोथर्मिक का मतलब है पहले कुछ टाइम के लिए उसे क्या चाहिए, उसे टेम्परेचर चाहिए प्रोसेस को होने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर घटाने पे प्रोसेस बढ़ता है, फिर एक्सोथर्मिक हो जाता है। पहले एंडो फिर एक्सो। इसका मतलब है फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, राइट डाउन, फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। क्लियर है? चलते हैं 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट पे इसका जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है लगभग बहुत कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो इसका होता है ये लगभग 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको पता है एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव जाएगा ये डेफिनेटली, और जो एंथैल्पी होता है ना यहाँ पे वेरी करता है ये। और यहाँ पे जो एंथैल्पी जाता है 6 में, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ये लगभग मैं आपको बता देती हूँ, ये 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल तक जाता है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है। 7th पॉइंट, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो बनना है नहीं ना, सिंपल गैस फ्लो कर रहा है और वो आके चिपक जाता है। तो चिपकता है इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज्यादा चिपक गया, कहीं पे कम चिपक गया, कहीं पे ज्यादा चिपक गया, कहीं पे कम चिपक गया। इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली वो एब्जॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर। तो ये क्या करता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। फिजिक्स ऑप्शन जब होता है तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, ठीक है। राइट डाउन मल्टी मॉलिक्यूलर।
मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, कहीं पे हाई कंसंट्रेशन हो गया, कहीं पे लो कंसंट्रेशन हो गया, तो जहां पे हाई कंसंट्रेशन हो गया वहां पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो गया। यूनिफॉर्म तो नहीं होता है ना एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। बट केमिसॉर्प्शन पे क्या होता है, केमिसॉर्प्शन पे ऐसा नहीं है कि जाके पूरा कहीं पे किसी भी तरीके से जाके कहीं पे हाई कहीं पे लो चिपक जाना, नहीं, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी रहती है क्योंकि प्रॉपर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो ये यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनाता है। ये जो है ये यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मुझे पढ़ाना था आज, मैं सोच रही थी आज हो जाए तो बहुत अच्छा होता ग्राफ, बट आज हो नहीं पाया है। ठीक है, क्योंकि अभी 11 की भी क्लास है मेरी, जितना हुआ हुआ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, कल हम चलेंगे त्रिउंडलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म भी पढ़ेंगे, आइसोबार भी पढ़ेंगे और उसके ग्राफ के बारे में भी कल जानेंगे, और भी कुछ है जो है आगे की जो स्टडी है वो करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं क्लास। मैम एक्सक्यूज मी, मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ, यस यस यस, पूछो। मैम अब तो नहीं करूँ ना मैं वो मेटलर्जी? क्या बोल रहे हो बेटे? मैम ओजस, मेटलर्जी अभी तो नहीं पढ़ना शुरू करूँ ना? क्या हुआ, इतना वॉल्यूम कम लग रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो बोलो ओजस बोलो। मैम अब मेटलर्जी तुमने पढ़ा मेटलर्जी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा नहीं नहीं पढ़ा है? अभी तक। नहीं मैम। ओहो, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तुम्हारा पेपर कब है? मैम अभी 2 दिन में है। 2 दिन में है, अच्छा ठीक है। मैम आज पूछ नहीं, रहा हूँ मैम, मैं अपने आप भी पढ़ सकता हूँ, हम पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ? हाँ नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मेटलर्जी तो हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक काम कर सकते हो, जैसे मेरे पास है कि अभी पढ़ाने के लिए भी हाँ, तुम्हारा डाउट था नहीं अंकित, तुम्हारा डाउट मैं अगली क्लास करवाऊँ क्या अंकित, चलेगा? मुझे याद दिला देना, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स का डाउट था। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, टाइम है कि नहीं मुझे बताना, यहाँ पे टाइम बहुत है टाइम। कुछ, इस सेशन के लिए टाइम है? हाँ हाँ मैम बहुत टाइम है। ठीक है, तो अंकित ने एक डाउट पूछा था, मैं सॉल्व करा देती हूँ क्योंकि 4 बच्चे आ चुके हैं। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हल्के से मैं आपको बता देती हूँ वो चीज। मैम तो अपने आप नहीं पढ़ूँ फिर मैं, फिर पढ़ लूँ मैम, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही है क्या करूँ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक काम करो, मैं सबसे बेस्ट बता रही हूँ। वहां पे क्या है ना, थोड़ा लर्न करने वाला पोर्शन होता है मेटलर्जी में। तुम एक काम कर सकते हो जो कि थोड़ा तुमको हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा ना लगे कि मैंने बिल्कुल छोड़ के किया। तुम एक काम करना, आर्यन के थ्योरी मत पढ़ना, आर्यन का ना आप खाली क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेना, एक बार क्वेश्चन आंसर हो सकता है कुछ अच्छा उसके मैम। अंदर से आ जाए। हाँ, यस, ओके मैम। मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि अगर ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे कंसेप्ट घुसे हुए हैं इसके अंदर जो मैं आपको, ऐसा नहीं, आपको ये थोड़ा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। मान इसको हल्के से, जस्ट टेक 1 आवर पूरे दिन में, बाकी तो तुमने रिवाइज कर ही रखा होगा, पूरे दिन में जस्ट 1 घंटा निकाल के ना मेटलर्जी के खाली क्वेश्चन आंसर एक बार देख, रटना नहीं है, उस स्ट्रेस देना नहीं है दिमाग को अभी कि हाँ ये लर्न करना है। एक बार पढ़ते चलो, खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ते चलो, पढ़ते 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 क्या होगा, बाई चांस कुछ इजी सी टॉपिक जो होगा ना वो दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अच्छा आपको क्या करना है, आपको वहां पे ऑप्शंस आएंगे ना, तो अगर तुमने पढ़ा होगा किसी चीज को, तुम्हारे दिमाग में वो पूरा अगर नहीं बैठ भी गया है ना, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना कि आपने पढ़ा है, तो ऑप्शंस देख के तो आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा अच्छा मुझे यहाँ पे टिक कर देना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जस्ट टेक 1 आवर एंड थोड़ा सा एक रिविजन टाइप का कर, यस मैम, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है जो जो नहीं पढ़ा है। ऊपर से जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, कुछ कुछ प्रोसेस है, सल्फाइड और फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं। मतलब मेरे पास अगर टाइम फिर भी मिला तो मैं देखूंगी कल, बट टाइम का थोड़ा चक्कर हो रहा है, और लास्ट मोमेंट में आपको स्ट्रेस देना नहीं चाहती हूँ, बेसिकली जो आपने पढ़ा है वही पढ़ा है। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग, आप आर्यन का क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लें, एक बार बस, जैसे हम पढ़ के जाते हैं ना चीजों को, बस उस तरीके से। लर्न नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस होता है, निकल का प्यूरिफिकेशन के लिए मॉन्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, और काफी कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे लास्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बाई चांस मान लो दिमाग में स्टोर हो गया वो चीज, वहां पे अच्छा अच्छा निकल के लिए मॉन्ड तो मैंने पढ़ा था, चलो मॉन्ड पे टिक कर दो। इस तरीके से जो छोटे मोटे हल्के चीजें हैं उसको एक बार रिवाइज कर ले, ओके मैम। है ना? आर्यन, आर्यन है ना?
हाँ हाँ मैम है मेरे पास। हाँ, एक बार बस देख लेना, एक बार बस देख लेना। ठीक है, अब मैं अंकित का कुछ है वो बता देती हूँ, बच्चे भी आने लगे हैं। अंकित, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी तक मेरे पास इस फोन पे स्टोर है, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ मैं आपको इतना उसमें बोल सकती हूँ, उसका जो ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल्स में ये आपको बताती हूँ, हमने बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा ही हुआ है ना। हाँ, हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है, हियर इट इज। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। अंकित, ये लास्ट ही करा देते हैं अंकित में, अरे बच्चे आने लगे हैं। जस्ट फटाफट करा देती हूँ मैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या करा गया था, उसमें ये बताया गया था, अभी तो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ग्लूकोज था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज डेरिवेटिव था, एंड एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ग्लूकोज था, लाइक CH2OH था। क्वेश्चन तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट एक ग्लूकोज था और इसके साथ निकल, देखना तुम्हारे पास पड़ा होगा, निकल H2 डाला गया था क्या, देखना एक बार, हाँ क्या ऐसा। अंकित, क्वेश्चन चेक करो, ग्लूकोज था और साथ में निकल H2 डाला था, ऐसा था, और इसके बाद मैम ग्लूकोज के साथ ROH डाला था, फिर ड्राई HCl डाल के एक एसिटल बनाया था, फिर X इक्वेशन ऑफ करके कुछ है, फिर एसिटल हाँ डेरिवेटिव बन रहा है कुछ। हाँ, मुझे बोलो उसके साथ क्या था, ग्लूकोज के साथ क्या था बेटा। ROH। ROH था, बहुत अच्छा। और उसके बाद क्या था, ड्राई ईथर के साथ एसिटल बन रहा था। अच्छा, ड्राई HCl के साथ एसिटल बन रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और साथ में उसके बाद यहाँ पे कुछ X इक्विवेलेंट था ना, यस मैम। किसका था, यहाँ पे एसिटल एनहाइड्राइड होगा। डेरिवेटिव। यस मैम, एनहाइड्राइड भी है। ये होगा। हाँ जी मैम। अच्छा, और साथ में क्या बन रहा था, एसिटील, यही था ना। हाँ जी मैम। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, क्या था बता दो मुझे। ग्लूकोज के साथ NiH2A बन रहा था। एक मिनट, क्या बन रहा था, ए। यस मैम। अच्छा, हाँ, साथ में फिर Y इक्वेशन ऑफ। इक्विवेलेंट, वाई इक्विवेलेंट, हाँ, वाई यस इक्विवेलेंट मैम, ऑफ। एनहाइड्राइड। ठीक है, साथ में फिर एसिटिल बन रहा था। यस मैम। अच्छा, और भी एक दो थी शायद, और एक खाली ग्लूकोज था शायद, खाली यस ग्लूकोज मैम। होगा फिर लास्ट वन, खाली ग्लूकोज था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये मेरे ख्याल से ये उसमें पूछते हैं, बायोलॉजी टाइप की बात है ना ये, तो थोड़ा सा उसमें अच्छा, उसके बाद क्या था यहाँ पे, जेड इक्विवेलेंट था क्या कुछ, हाँ जी मैम। इसके साथ भी एसिटिल बन रहा था। यस मैम। अच्छा, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि जो एक्स वाई और जेड है वो कितना कितना है, मतलब कितना एनहाइड्राइड यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कितना एनहाइड्राइड चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए। सबसे पहली बात, जब ये रिएक्शन दिखाता है, तो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, एल्डिहाइड रिएक्शन दिखाता है अल्कोहल के साथ, ड्राई एसिटिल के प्रेजेंस में तो एसिटल बनता है। अच्छा, एसिटल कैसे बनेगा, एसिटल ऐसे बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन दिखेगा
और यहाँ पे CHOCH3 बनेगा और OCH3 बनेगा, ठीक है। और साथ में इसका आंसर मैंने आपको भेजा था, तुमने भेजा था, चेक करा तुमने क्या अंकित? हाँ जी ये मैम। है ना, यहाँ पे जो था, यहाँ पे ROH डालने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा ऊपर। तो जब भी एसिटल्डिहाइड में या सॉरी एल्डिहाइड में जब हम अल्कोहल डालते हैं तो इस तरीके से एसिटल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे बनेगा। अच्छा, और एनहाइड्राइड रिएक्शन दिखाता है खाली अल्कोहल के साथ, एनहाइड्राइड रिएक्शन दिखाता है खाली अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे कितने अल्कोहल है अभी, ये जो बना है यहाँ पे कितने अल्कोहल है, 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो अल्कोहल है नहीं ना। अल्कोहल यहाँ पे 4 अल्कोहल है और यहाँ पे 5 अल्कोहल है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कितना अल्कोहल चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे कितना अल्कोहल, कितना एनहाइड्राइड चाहिए, 5 चाहिए, मुझे यहाँ पे 5 एनहाइड्राइड चाहिए। क्यों? बिकॉज खाली एनहाइड्राइड ईथर के साथ या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, एनहाइड्राइड रिएक्शन दिखाता है खाली अल्कोहल के साथ। मैं इनको ना अलाउ ही कर देती हूँ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है जो मैं डाल रही हूँ? ओजस तुम भी देख लो, ओजस तुम भी देख लो, बाई चांस अगर गुड इवनिंग आ जाए। गुड इवनिंग विंशु, अभी इनकी खत्म हो रही है बेटे क्लास, बस आप 2 मिनट रुक जाओ, खत्म होने वाली है क्लास, ओके मैम। ठीक है। ओजस और बाकी जो एंट्रेंस के बच्चे हो, अमन तो मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गया था, है क्या अभी अमन? बाकी तो नहीं है, एक बार देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहल के साथ ये जो पोर्शन है ये एसिटल बन गया, एसिटल बन गया। और एसिटल में अभी कितने अल्कोहल आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे तो अल्कोहल है नहीं ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो मुझे 5 एनहाइड्राइड चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट में, तो X मिल गया मेरा 5। यहाँ पे चलते हैं, जब निकल H2 डालती हूँ तो ध्यान रहे एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल क्लियर? ठीक है। जब निकल H2 डालेंगे तो ये इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, निकल रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 रिडक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो ये छूट, इसमें कुछ भी नहीं होगा। एल्डिहाइड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा एक क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, CHOH4, CH2OH। कितना अल्कोहल यहाँ पे है अभी चेक करना, कितने अल्कोहल हैं? यस, 6 अल्कोहल। कितना इक्विवेलेंट चाहिए? 6 इक्विवेलेंट चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ग्लूकोज में है, ग्लूकोज में तो कुछ है ही नहीं, कितने अल्कोहल हैं टोटल? 5। तो यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट चाहिए? तो Z इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं, एडवांस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। जी में इसमें कभी आया नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया नहीं है कभी आज तक, ठीक है। बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और बेसिकली थोड़ा बायोमोलिक्यूल से है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये अभी अंकित क्लियर है कि नहीं बोलो?